क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा स्कूल टीचर जो बच्चों को पढ़ाता था, माता पिता के सामने झुककर नमस्ते करता था, वही इंसान असल में 32 औरतों की मौत का जिम्मेदार हो सकता है। एक ऐसा शख्स जिसकी आंखों में मासूमियत झलकती थी, लेकिन दिमाग में शैतान बसता था। वो औरतों को प्यार का सपना दिखाता, शादी का वादा करता और फिर उसी सपने को बस स्टेशन के एक टॉयलेट में खत्म कर देता। उसका नाम था मोहन कुमार, लेकिन दुनिया ने उसे दिया एक और नाम, साइनाइड मोहन। दोस्तों, आज की कहानी दिल को हिला देने वाली है। ये सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं, बल्कि उस भरोसे की कीमत है जो औरतों ने एक अजनबी पर लगाया। ये कहानी है एक गांव की बेटी की, जिसकी गुमशुदगी से शुरू हुआ राज और धीरे धीरे खुलते खुलते पूरे कर्नाटक को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है उन परिवारों के आंसुओं की जो अपनी बेटियों को खोकर भी यह सोचते रहे कि शायद वो कहीं दूर शादी करके खुश है। और ये कहानी है हमारी व्यवस्था की लापरवाही की, जिसने एक दरिंदे को 5 साल तक खुला घूमने दिया। 21 अक्टूबर 2009, कर्नाटक का एक पुलिस स्टेशन। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। टेबल के उस पार बैठा था मोहन कुमार, एक साधारण दिखने वाला, पतला दुबला, हल्की मूंछों वाला आदमी। सामने बैठे थे पुलिस अधिकारी के मंजुनाथ गौड़ा। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, बता, तूने 2004 से 2009 के बीच कितनी औरतों को मारा? मोहन ने बिना हड़बड़ाए मुस्कुराकर जवाब दिया, आज कौन सा दिन है? अफसर चौंके। शनिवार। क्यों? मोहन ने आंखों में अजीब ठंडक भरकर कहा, तुम्हें याद है पिछले शनिवार सुबह तुमने नाश्ते में क्या खाया था? गौड़ा गुस्से में बोले, मुझे याद नहीं, और ये बकवास छोड़, मेरे सवाल का जवाब दे। मोहन ने बड़े आराम से कान खुजलाते हुए कहा, अगर तुम्हें 1 हफ्ते पहले का खाना याद नहीं है तो मैं कैसे याद रखूं कि मैंने कितनी औरतों को मारा? ये सुनकर पुलिस अधिकारी स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि उनका सामना एक ऐसे इंसान से है जिसके दिल में इंसानियत का जरा भी अंश नहीं बचा। वो था साइनाइड मोहन। मोहन कुमार, जन्म 1970, कर्नाटक के एक गरीब परिवार में। माता पिता मजदूर थे, लेकिन उसने पढ़ाई में मेहनत की, BA किया और फिर एक प्राइमरी स्कूल में टीचर बन गया। बाहर से देखो तो सब कुछ सामान्य, न शराब की लत, न जुआ, न शोहरत का लालच, लेकिन अंदर से वह एक खालीपन से जूझ रहा था। उसकी चाह थी जितनी ज्यादा औरतों के साथ हो सके उतना मजा लेना। उसकी पहली शादी टूटी, दूसरी शादी से बच्चे हुए, लेकिन दिल फिर भी भटकता रहा। तीसरी शादी भी उसने छुपाकर कर ली, लेकिन शौक वहीं था, नई नई औरतें, नए नए रिश्ते और फिर मौत। कहानी की असली शुरुआत होती है जून 2009, दक्षिण कन्नड़ जिले के बंटवाल गांव से। 22 साल की अनिता अचानक गायब हो गई। परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि अक्सर गांव की लड़कियां अपने प्रेमी के साथ भाग जाती थीं और कुछ महीनों बाद वापस लौट आती थीं। लेकिन अनिता वापस नहीं आई। दिन बीते, महीने गुजरे, परिवार पुलिस के दरवाजे खटखटाता रहा। पुलिस की डायरी में उसकी फाइल धूल खाती रही। जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, लेकिन अनिता का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कहा जाने लगा, अनिता को किसी मुस्लिम युवक ने भगा लिया है, ये लव जिहाद का मामला है। गांव में तनाव बढ़ गया। लोग इकट्ठा होकर जुलूस निकालने लगे। हालात दंगे जैसे हो गए। तभी केस हाथ में आया पुलिस अफसर के, मंजुनाथ गौड़ा के। उन्होंने परिवार से वादा किया, 15 दिन में आपकी बेटी को ढूंढ निकालूंगा। और फिर शुरू हुई कर्नाटक के सबसे बड़े सीरियल किलर की कहानी का असली खुलासा। पुलिस ने अनिता के मोबाइल कॉल डिटेल्स निकाले। पता चला कि वह घंटों एक ही नंबर पर बात करती थी, वो भी रात देर से या सुबह तड़के। पुलिस उस नंबर तक पहुंची। नंबर 1 लड़की कावेरी का निकला, लेकिन जब पुलिस उसके घर पहुंची तो पता चला वह भी मार्च 2009 से गायब थी। अब पुलिस को शक हुआ। उन्होंने कावेरी के कॉल डिटेल्स देखे। वहां से निकला एक और नाम, विनुता। उसका पता लगाया गया तो सामने आया वह भी कई महीनों से लापता थी। फिर एक और नाम, पुष्पा, वह भी गायब। धीरे धीरे पुलिस को एक लंबी लिस्ट मिली, 20 से ज्यादा लड़कियों की, जो पिछले कुछ सालों से कहीं गुम हो चुकी थीं। क्या ये कोई वेश्यावृत्ति गैंग था? क्या इन्हें तस्करी माफिया उठा ले गया था, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छुपा था? जवाब पुलिस को जल्द मिलने वाला था। दोस्तों, कर्नाटक के छोटे छोटे कस्बों और गांवों में इस दौरान एक ही पैटर्न देखने को मिला। लड़कियां अचानक गायब, परिवार हताश, पुलिस लापरवाह और समाज अफवाहों में उलझा हुआ। लेकिन इन सब के बीच कहीं छुपा था एक ऐसा चेहरा जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। वह चेहरा कभी सुधाकर आचार्य, कभी सुधाकर पुजारी, कभी सुधाकर मुल्या बनकर सामने आता, लेकिन असल में वह था मोहन कुमार। पुलिस को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके हाथ में सिर्फ एक गुमशुदगी का केस नहीं, बल्कि पूरे देश का सबसे भयानक सीरियल किलर है। दोस्तों,
पुलिस ने जब गुमशुदा लड़कियों के पैटर्न को जोड़ा तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। हर लड़की के परिवार ने कहा था वो किसी से शादी की बातें कर रही थी। कभी घर वालों को बताया कि मुझे कोई अच्छा लड़का मिला है, जल्द शादी करने वाली हूँ, तो कभी बहाना बनाकर कहा मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। लेकिन असलियत में वे सब एक ही इंसान के जाल में फंसी थीं। वो था मोहन कुमार। मोहन बेहद चालाक था। वो खुद को हमेशा अविवाहित बताता। कभी कहता मैं बैंक में काम करता हूँ, कभी मैं सरकारी अफसर हूँ, तो कभी मैं बीमा कंपनी का एजेंट हूँ। उसकी जुबान में ऐसा जादू था कि सामने वाली लड़की को भरोसा हो जाता। वो गरीब और सीधी सादी लड़कियों को चुनता जिनकी शादियां घर वालों के लिए बोझ बन चुकी थीं। उन्हें वह शादी का सपना दिखाता। कभी उन्हें सोने की चेन देता, कभी लाल चुनरी, तो कभी मंगनी की अंगूठी, और फिर कहता हमारी शादी गुप्त रखनी होगी, घर वाले राजी नहीं होंगे, चलो पहले मंदिर में चुपचाप फेरे ले लेते हैं। लड़कियां भी सपनों में खो जाती, सोचती अब जिंदगी बदलने वाली है। मोहन हर लड़की को एक छोटे मंदिर या बस स्टैंड के पास बने लॉज में ले जाता। वहां फूल माला पहनाता, माथे पर सिंदूर लगाता और फेरे भी कराता। लड़की को लगता अब मैं पत्नी बन गई। वो फोटो नहीं खिंचवाता, कोई गवाह नहीं रखता, बस दोनों ही लोग होते, लड़की और वो। लेकिन लड़की को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ये उसकी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं बल्कि आखिरी रात है। विवाह की रस्मों के बाद मोहन हमेशा एक ही बहाना बनाता। वो लड़की से कहता देखो अब शादी हो चुकी है, मुझे नहीं चाहिए कि जल्दी जल्दी बच्चा हो जाए। मेरे पास एक खास आयुर्वेदिक दवा है, इसे लेने से गर्भ नहीं ठहरता। लड़कियां उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेती क्योंकि अभी अभी शादी हुई थी। प्यार और भरोसे का जादू इतना गहरा था कि कोई शक नहीं करती। और फिर वो दवा असल में होती थी साइनाइड। मोहन हर बार एक ही पैटर्न अपनाता। वो लड़की को बस स्टैंड या होटल के कमरे में छोड़ता, कहता तुम ये दवा खाकर आराम करो, मैं टिकट लेने जा रहा हूँ। लड़की दवा निगल लेती। कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ती और वहीं उसकी सांसें थम जाती। मोहन लौट कर आता, लड़की के बैग से पैसे गहने निकालता और फिर शव को छोड़कर चुपचाप निकल जाता। कभी लाश बस स्टैंड के वॉशरूम में मिली, कभी होटल के कमरे में, कभी मंदिर के बाहर। लेकिन पुलिस हर बार इसे आत्महत्या मानकर फाइल बंद कर देती क्योंकि जांच करने वाले अधिकारियों को कभी ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये सब एक ही पैटर्न का हिस्सा है। दोस्तों सोचिए, एक बेटी अचानक घर से जाती है, कहती है मैं शादी करने जा रही हूँ, और फिर कभी वापस नहीं आती। परिवार के लोग पुलिस के पास जाते। पुलिस कहती शायद भागकर कहीं शादी कर ली होगी, चिंता मत करो, लौट आएगी। माँ बाप हर दरवाजे पर माथा टेकते, मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते, लेकिन उन्हें कभी अपनी बेटियां जिंदा नहीं मिलीं। कई परिवार आज भी यही मानते रहे कि उनकी बेटी कहीं खुशहाल जिंदगी बिता रही है। उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि उनकी बच्ची का अंत बस स्टैंड के किसी कोने में हो चुका है। मोहन इतना चालाक था कि कभी पकड़ा नहीं गया। वो हर बार अलग नाम और अलग पहचान इस्तेमाल करता। कभी अपना नाम सुधाकर, कभी राजेश, तो कभी रामचंद्र बताता। वो हर लड़की को अलग अलग जिले से चुनता ताकि एक जिले की गुमशुदगी दूसरे जिले की फाइल से न जुड़ पाए। उसके पास मोबाइल सिम कार्ड्स का बड़ा जखीरा था। हर नई लड़की से बात करने के लिए नया सिम खरीदता और घटना के बाद फेंक देता। उसकी यह चालाकी 5 साल तक काम करती रही। लेकिन दोस्तों 2009 तक आते आते पुलिस को शक गहराने लगा क्योंकि अब एक ही पैटर्न सामने आने लगा था। हर लड़की कहती थी कि वह शादी करने जा रही है। हर लड़की को आखिरी बार एक अजनबी लड़के के साथ देखा गया और हर लड़की की लाश किसी न किसी बस स्टैंड या होटल में मिलती थी। लेकिन सबसे बड़ा सुराग मिला जब एक लड़की सावित्री के परिवार ने बताया कि शादी के वक्त उसने एक सुधाकर नाम के व्यक्ति से बात की थी। पुलिस ने नंबर ट्रैक किया और वहीं से धागा खुलने लगा। दोस्तों अब पुलिस को शक था कि यह सब एक ही आदमी की करतूत है। लेकिन वह कौन था, कहाँ रहता था और कैसे 5 साल तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा? इसका जवाब पुलिस को जल्द मिलने वाला था और जब यह जवाब मिला तो पूरा कर्नाटक हिल गया। 2009 के बीच आते आते कर्नाटक पुलिस पर दबाव बढ़ चुका था। लगातार गुमशुदा लड़कियों की रिपोर्ट आ रही थी। हर जगह से माता पिता शिकायत कर रहे थे, हमारी बेटी किसी लड़के से शादी की बात करके गई थी लेकिन लौट कर नहीं आई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि लड़कियों की लाशें अलग अलग जगहों पर मिल रही थीं। कभी बस स्टैंड, कभी लॉज का कमरा, तो कभी मंदिर का पिछला हिस्सा। पुलिस को धीरे धीरे लगने लगा कि यह कोई एक सीरियल पैटर्न है। यहाँ संयोग नहीं बल्कि एक ही अपराधी का खेल है। एक दिन तुमकुर जिले की लड़की सावित्री की गुमशुदगी रिपोर्ट पुलिस के पास आई। उसके परिवार ने बताया, शादी के लिए एक लड़के से उसकी मुलाकात हुई थी। लड़का अपना नाम सुधाकर बताता था।
पुलिस ने तुरंत सावित्री का मोबाइल रिकॉर्ड खंगाला। वहां एक नंबर बार बार सामने आ रहा था, लेकिन वह नंबर गुमनाम था, फर्जी आईडी से खरीदा गया सिम कार्ड। इसके बावजूद पुलिस ने नंबर को ट्रेस किया। पता चला यह सिम कुछ दिनों पहले मैसूर से एक्टिवेट हुआ था और उसी दौरान सावित्री भी वहीं गई थी। यहीं से पुलिस को यकीन हो गया कि यह शख्स सिर्फ सुधाकर नहीं बल्कि कई नकली नामों से लड़कियों को फंसाता है। पुलिस ने एक गुप्त रणनीति बनाई। उन्होंने कुछ महिला पुलिसकर्मियों को शादी के लिए तैयार लड़की बनाकर सोशल स्पेस में भेजा। मोहन का पैटर्न इतना तयशुदा था कि ज्यादा वक्त नहीं लगा, वो खुद ही उनके जाल में फंस गया। उसने उसी मीठी भाषा में बात करनी शुरू की। तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन हमें यह बात गुप्त रखनी होगी। पुलिस उसे ट्रैक कर रही थी। उसकी हर कॉल, हर मैसेज सब रिकॉर्ड हो रहे थे। अक्टूबर 2009 की रात थी। मोहन एक नई दुल्हन को बस स्टैंड ले जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि दुल्हन नहीं, वो एक पुलिस टीम के बीच जा रहा है। जैसे ही उसने आयुर्वेदिक दवा का पैकेट बाहर निकाला, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वो हैरान था, पहली बार उसके चेहरे से नकाब उतर चुका था। पुलिस स्टेशन में जब मोहन से पूछताछ शुरू हुई तो शुरू में वह हंसता रहा, कहता, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब सबूत सामने रखे गए, मोबाइल रिकॉर्ड, बस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज और परिवारों की गवाही, तो उसका चेहरा उतरने लगा। आखिरकार उसने मान लिया कि वह ही है वह शख्स जो पिछले 5 सालों से लड़कियों की जिंदगी लीलता आ रहा था। दोस्तों, उसके मुंह से निकली सच्चाई इतनी खतरनाक थी कि सुनकर पुलिस भी कांप गई। मोहन बोला, हाँ मैंने किया, मैंने 32 लड़कियों को ऐसे ही मारा। उसने विस्तार से बताया कैसे हर लड़की को शादी का सपना दिखाता, कैसे मंदिर या लॉज में शादी जैसा ड्रामा करता, कैसे उन्हें आयुर्वेदिक गर्भ निरोधक कहकर साइनाइड देता और फिर उनके गहने पैसे लेकर भाग जाता। उसकी बातों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वह ठंडे दिमाग से हर घटना गिनाता गया। पहली लड़की 2004 में, फिर दूसरी 2005 में, फिर तीसरी। पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने पूछा, तुम्हें साइनाइड कहाँ से मिलता था? मोहन ने बताया, मैं पहले एक सुनार की दुकान में काम करता था, वहां सोने की सफाई के लिए साइनाइड इस्तेमाल होता है, वहीं से मैंने इसे हासिल करना सीखा। बाद में छोटे छोटे पैकेट में रखकर अपने पास जमा करता रहा। दोस्तों, सोचिए कितनी खतरनाक बात है। एक सामान्य सा दिखने वाला इंसान कितनी आसानी से इतनी घातक चीज का इस्तेमाल कर रहा था। जब मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों ने मोहन से पूछताछ की तो उन्होंने कहा, इस व्यक्ति को किसी भी महिला से ना तो सच्चा प्यार है, ना ही कोई भावनात्मक जुड़ाव। यह केवल उन्हें एक शिकार की तरह देखता है। मोहन ने खुद कहा था, मुझे यह सब खेल जैसा लगता था। लड़की भरोसा करती, फिर अचानक सब खत्म हो जाता। बस यहीं से मुझे संतोष मिलता था। जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरा कर्नाटक हिल गया। अखबारों ने उसे नाम दिया साइनाइड मोहन। टीवी चैनलों पर हेडलाइन बनने लगी, शादी का झांसा देकर 32 लड़कियों की जान लेने वाला खौफनाक चेहरा। हर परिवार जिसकी बेटी सालों पहले गुम हुई थी, पुलिस स्टेशन पहुंचने लगा। कुछ को सच्चाई मालूम पड़ी, उनकी बेटी वापस नहीं आने वाली। दोस्तों, मोहन की गिरफ्तारी तो हो चुकी थी, लेकिन सवाल यह था, अब आगे क्या होगा? क्या अदालत उसे इतनी बड़ी सजा दे पाएगी? क्या परिवारों को न्याय मिलेगा? और क्या समाज इस डर से उबर पाएगा कि एक साधारण चेहरा भी इतना खतरनाक हो सकता है? मोहन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार की। 32 लड़कियों की मौत, सैकड़ों पन्नों की गवाही और गिन गिन कर जुटाए गए सबूत। अदालत में जब केस चला तो हर सुनवाई पर भीड़ उमड़ पड़ती। लोग सिर्फ एक चेहरा देखने आते, वही चेहरा जो बाहर से मासूम लगता था लेकिन भीतर से पत्थर से भी सख्त। न्यायाधीश ने जब मोहन से पूछा, क्या तुम्हें अपने की पर पछतावा है? मोहन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर न तो आंसू थे, न ही कोई अपराध बोध। अदालत की गलियों में माएं रो रही थीं। किसी ने अपनी बेटी की तस्वीर हाथ में थामी थी तो किसी ने उसकी डायरी। एक माँ बार बार कह रही थी, मेरी बिटिया ने कहा था, माँ अगली बार मैं लाल चुनरी पहनूंगी, लेकिन अब चुनरी रह गई, बिटिया नहीं। ये दर्द अदालत की दीवारों से भी बाहर जा रहा था। हर कोई सोच रहा था, कैसे कोई इंसान इतना बेरहम हो सकता है? पुलिस अधिकारियों ने गवाही दी, कैसे उन्होंने महीनों तक उसका पीछा किया, कैसे सबूत जुटाए, कैसे मोहन खुद अपनी जुबान से 32 हत्याओं का इकरार कर बैठा। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने बताया, हाँ, पैकेट में वही केमिकल था जो इंसान को सेकंडों में खत्म कर सकता है। हर गवाही के साथ न्याय की सुई मोहन की ओर घूम रही थी। आखिरकार वह दिन भी आया जब अदालत ने अपना निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने कहा, यह व्यक्ति न केवल निर्दोष युवतियों की जान का दोषी है, बल्कि पूरे समाज के विश्वास का हत्यारा है। ऐसे व्यक्ति को समाज में जीने का हक नहीं है, इसे मृत्यु दंड दिया जाता है।
जैसे ही यह शब्द अदालत में गूंजे, लोगों ने तालियां बजाईं। कुछ के चेहरे पर राहत थी तो कुछ की आंखों में फिर भी आंसू थे, क्योंकि सज्जा तो मिल गई थी, लेकिन जो बेटियां चली गई थीं वे वापस नहीं आने वाली थीं। फैसले के बाद मोहन को जेल की अंधेरी कोठरी में रखा गया। वहां न कोई चकाचौंध थी, न कोई नकली पहचान, सिर्फ दीवारें थीं, तन्हाई थी और उसका अपराध। कभी कभी वह खामोश बैठा रहता, कभी चुपचाप हंस देता। शायद उसे अब भी एहसास नहीं था कि उसने क्या किया। दोस्तों, इस केस ने पूरे देश को एक सबक सिखाया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, कि हर मीठी बात करने वाला इंसान भरोसेमंद नहीं होता। लड़कियों के परिवारों को समझ आया कि शादी जैसे फैसले में सिर्फ सपनों पर नहीं बल्कि सच्चाई पर भरोसा करना चाहिए। सरकार ने भी कदम उठाए। शादी के नाम पर धोखा रोकने के लिए कई हेल्पलाइन बनाई गईं, सोशल अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए। लेकिन दोस्तों, अगर आप गहराई से सोचें तो यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि उस टूटी हुई भरोसे की भी है जिसे जोड़ना मुश्किल होता है। हर वो लड़की जिसने मोहन पर भरोसा किया, उसने सोचा था कि उसका भविष्य सुरक्षित होगा, लेकिन वही भविष्य उसका अतीत बन गया। आज भी जब कर्नाटक के गांवों और कस्बों में यह किस्सा याद किया जाता है तो लोग कहते हैं, याद है ना वो साइनाइड वाला मोहन जिसने इतने घरों को उजाड़ दिया। ये कहानी हमें डराती भी है और चेतावनी भी देती है कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। दोस्तों, ये थी एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने पूरे समाज को हिला कर रख दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से ऐसे अपराधियों के साथ क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ सजा काफी है या समाज को भी और जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इससे सबक ले सकें।